हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में, जहां पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं सीटेट 2023 एग्जाम के लिए। हिंदी भाषा और शिक्षण में आज जो है हम चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे शिक्षण का महत्व, शिक्षण के प्रकार, ठीक है। और उसके बाद जो है शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्रों पर भी हम नजर डालेंगे कि कौन कौन से सूत्र हैं, किस तरीके से जो है चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके लिए हम अभ्यास प्रश्न भी लेंगे और विगत वर्षों के प्रश्नों को भी इसमें जो है हम शामिल करेंगे, ताकि जो है आपकी समझ और बढ़ सके कि कैसा जो है पेपर सीटेट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण की। शिक्षण क्या है? बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में कक्षा में बैठता है, टीचर पढ़ाता है, बस क्या केवल वह शिक्षण है? नहीं, केवल उसे ही हम शिक्षण नहीं कह सकते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि बच्चा केवल क्लास में ही नहीं सीखता, बच्चा अपने अध्यापक से ही नहीं सीखता, वह सबसे सीखता है। अपने परिवेश में जो भी उसको अधिक अनुभव वाला व्यक्ति मिलता है, वह उससे सीखता है, ठीक है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक अधिक अनुभव वाला व्यक्ति है, इसके पास बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत सारा अनुभव है इसके पास में। एक कम अनुभव वाले व्यक्ति, यानी कि इसके पास थोड़ा सा, यानी कि ये शिक्षार्थी है, इसको क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है, या इसको जानकारी देता है। किस लिए? ताकि ये बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके, व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, या फिर नए ज्ञान का सृजन कर सके, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? अनुभव का ट्रांसफर हो सकता है, अपने अनुभवों को शेयर करें। अब ये फ्लो केवल एक ही तरफ नहीं होता, कभी कभी ये फ्लो दोनों तरफ हो सकता है। जब दो व्यक्ति बराबर अनुभव के जो है होंगे, तो वो आपस में विचारों का आदान प्रदान करके भी जो है हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं, या एक दूसरे से जो है हम ज्ञान का जो है निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब ये शिक्षण के लिए चाहिए होगा क्या? एक माध्यम। वो माध्यम क्या हो सकता है? तरीका हो सकता है, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? कोई सिद्धांत हो सकता है, कोई सूत्र हो सकता है, कक्षा हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकता है। तो इन सभी चीजों का प्रयोग करके एक अधिक अनुभव का व्यक्ति एक कम अनुभव वाले व्यक्ति को जब ज्ञान का या अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं शिक्षण के सूक्ष्म अर्थ की। तो शिक्षण का सूक्ष्म अर्थ क्या है? शिक्षण का सूक्ष्म अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से है, जहां पर एक शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, समय सीमा, इन सब चीजों में बंद करके जो है कार्य करता है, और शिक्षार्थी सिर्फ उसी ज्ञान को ग्रहण करता है जो शिक्षक उसे प्रदान कर रहा है, ठीक है। प्राचीन काल में जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो शिक्षक केंद्रित थी। यानी कि शिक्षक एक स्थान पर जो है बैठाल करके बच्चों को जो मन में आता था या जिस तरह से भी आता था, वो उसको जो है पढ़ाते रहते थे। किंतु अब शिक्षा बाल केंद्रित हो चुकी है। यानी कि अब बालक की रुचियों के अनुसार, उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार, या उसके पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जो है अब शिक्षण कार्य होने लगा है, ठीक है। तो शिक्षण का जो व्यापक अर्थ है, अभी तो हमने सूक्ष्म की बात की कि बच्चा विद्यालय गया, शिक्षक से सीख करके आ गया, लेकिन शिक्षण का कार्य यहीं समाप्त नहीं होता। शिक्षण क्या है? एक उत्तरोत्तर विकास का जो है माध्यम है। व्यक्ति अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। किन माध्यमों से? वो माध्यम औपचारिक भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी हो सकते हैं, निरौपचारिक भी हो सकते हैं। हर तरीके का प्रयोग करके जो है व्यक्ति शिक्षण कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका शिक्षण का व्यापक अर्थ, कि बच्चा अब जो है अपना पूरा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। अब वो सीमित नहीं रहेगा सिर्फ पाठ्यक्रम में, सिर्फ जो है विद्यालयी परिवेश में, सिर्फ उसमें सीमित नहीं रहता, ठीक है। तो जो शिक्षण है वो क्या है?
एडम्स ने कहा, एडम्स के अनुसार क्या हुआ, शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। एडम्स ने यही कहा था कि दो ध्रुवीय है, एक कौन होगा, एक होगा शिक्षक और दूसरा होगा विद्यार्थी। सिर्फ यही दोनों होंगे। शिक्षक अपने विचारों का आदान प्रदान किसको करेगा, विद्यार्थी को करेगा, यानी विद्यार्थी को सिर्फ सिखाएगा। लेकिन एक जो है आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया, प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत दिया, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षण जो है त्रिआयामी प्रक्रिया है। कौन कौन से तीन आयाम हैं इसके, तीन आयाम हैं। एक तो पहला तो है अध्यापक जो शिक्षा दे रहा है, दूसरा है विद्यार्थी यानी कि जो शिक्षा ले रहा है, और तीसरा है विषय वस्तु, एनवायरमेंट, यानी कि पढ़ने के लिए जो एनवायरमेंट, करिकुलम, सिलेबस, इन सभी चीजों का जो है हमें माध्यम जो है प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि जो शिक्षण है वो त्रिआयामी प्रक्रिया है, ये किसने कहा, जॉन डीवी ने कहा। इसके अलावा कुछ और भी जो है शिक्षाविद हैं जिन्होंने शिक्षण के विषय में अपने विचार दिए हैं। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर विचार या ये पर्टिकुलर चीज किसने जो है कही है, किसका कथन है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आपके एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। यही मैंने अभी आपको बताया था कि एक ज्यादा अनुभवी व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग का विकास अधिक हो चुका है, ज्यादा ज्ञान है, वो क्या करता है, कम विकसित व्यक्ति के संपर्क में आता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको जो है चीजें सिखाता है, ताकि जो है जो कम अनुभवी व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व विकास और अधिक हो सके या आगे जाकर के वो चीजें जो सीखी हुई हैं उनका अनुप्रयोग कर सके। अगले जो हैं वैज्ञानिक, उन्होंने कहा, बीएफ स्किनर ने कहा कि शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यानी कि जो चीजें हमें अभी नहीं आती हैं वो हम निरंतर चीजों को सीखते जाएं, बदलाव करते जाएं, अपने दिमाग को मांझते जाएं, यही प्रक्रिया क्या है, शिक्षण है। ये किसने कहा था, बीएफ स्किनर ने। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है। यानी कि हमें डायरेक्शन देनी है किसके लिए, चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए। रैबर्न के अनुसार शिक्षण के तीन बिंदु हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ वस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। जो मैंने अभी बताया, जो जॉन डीवी ने कहा था, वही जो है आपका रैबर्न ने भी कहा है कि तीन चीजें होंगी, एक शिक्षक होगा, एक विद्यार्थी होगा और एक पाठ वस्तु होगी, और उसी पे ही इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन या इस प्रकार से परिवेश का निर्माण होगा कि बच्चे अपनी शक्तियों का विकास कर सकें, अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ा सकें, अपनी तार्किक शक्ति को बढ़ा सकें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। यही जो है रैबर्न के अनुसार शिक्षण की परिभाषा है। ये तो रही शिक्षण की बात। अब बात करते हैं शिक्षण के प्रकार की, कि शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो शिक्षण को हम 5 आधारों पर कर सकते हैं और उनके हिसाब से जो है हमारा जो है क्या हो सकता है, शिक्षण के प्रकार हो सकते हैं। तो पहला जो आधार है वो है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर सबसे पहला जो प्रकार हो सकता है वो हो सकता है ज्ञानात्मक शिक्षण। अब ज्ञानात्मक शिक्षण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण में आपकी जो है, जो ज्ञान है, समझ है, इसके बाद विश्लेषण संश्लेषण है किसी चीज का,
ठीक है, या फिर चीजों का जो मूल्यांकन है ये सब आता है आपका ज्ञानात्मक में। यानी कि जो आप कक्षा में पढ़ रहे हैं वही एक शिक्षण जो है क्या है आपका ज्ञानात्मक शिक्षण में आता है। दूसरा क्या होता है भावात्मक, यानी कि अब की बार केवल हमको जानना नहीं है, सिर्फ चीजों को जानना जरूरी नहीं है, उसके भाव को भी समझना है। ठीक है, भाव को समझने के साथ साथ अपने संवेगों को भी विकसित करना है, अपने व्यवहार में भी लाना है। ठीक है, यानी कि तीन चीजें जो है आपकी जो है आ जाती है भावात्मक शिक्षण में। यानी कि हमको क्या करना, चीजों को समझना भी है, अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार में लाना भी है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो है आपका क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन। क्रियात्मकता में क्या हो जाता है, व्यवहार प्रक्रिया परिवर्तन, कौशल विकास, इस तरह की चीजें आपकी क्रियात्मक शिक्षण में आती हैं। ओवरऑल तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञानात्मक शिक्षण का मतलब है चीजों को जान लेना, पढ़ लेना। भावात्मक शिक्षण का मतलब होता है उससे जो है अपने व्यवहार में लाना और उस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। और क्रियात्मक जो है शिक्षण में क्या होता है कि अपने व्यवहार को परिवर्तित करना, अपने क्रियाकलापों को परिवर्तित करना, अपनी कार्यशैली को सुधारना या अपने कौशलों का विकास करना, वो आता है आपका किसमें, क्रियात्मक शिक्षण में। ठीक है, अगला जो है जो आधार है उसके विषय में जानते हैं। अगला आधार है आपका शिक्षण क्रिया की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं। शिक्षण क्रिया का आधार है, उस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भी तीन भाग हैं, तीन तरीके हैं। पहला चीज क्या है, बताना, दूसरा है दिखाना और तीसरा है क्रियाकलाप। ये भी वही चीज है, बताना मतलब जानना, दिखाना मतलब करके दिखाना चीजों को। भाई पहले तो हम जो है ओरली चीजों को बता दें या बच्चा किताब से अपनी पढ़ ले, इसके बाद उस चीज को क्या करें कि हम जो है दिखा दें कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट है। सपोज साइंस में हम चीजों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम बता दें किसी रिएक्शन के बारे में कि जो है कोई पर्टिकुलर दो केमिकल हैं, उनको आपस में मिलाते हैं तो हमें ये नई चीज मिल जाती है। ठीक है, फिर उनको वही चीज करके दिखा दें कि दो केमिकल्स को मिलाएं और जो नई चीज मिली है उसको हमें दिखाएंगे, देखो भाई ये ऐसा जो है बन गया है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या है, क्रियाकलाप, यानी बच्चों को खुद से करने का अवसर दें, उनको खुद से प्रयोग करने का अवसर दें। तो ये तीन क्या है, शिक्षण क्रिया के आधार पर तीन प्रकार के शिक्षण हो जाते हैं। अगला जो है वो क्या है, शिक्षण स्तर के आधार पर। तीसरा पार्ट है शिक्षण स्तर के आधार पर। शिक्षण स्तर के आधार पर पहला जो शिक्षण है तरीका वो है स्मृति आधारित। स्मृति आधारित शिक्षण, इसका मतलब क्या है कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, उनको सिर्फ क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, बोध स्तर, यानी चीजों को सिर्फ याद नहीं रखना है। अब की बार सिर्फ चीजों को याद नहीं रखना, याद के साथ साथ क्या करना है, उन्हें हमें समझना है। तो रट्टा नहीं मारना, पहले तो रटा दो, फिर अब क्या करना है, रटो तो सही, याद तो करो ही, लेकिन अब हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, विचारों को जो है आदान प्रदान करना है, अपने विचारों में चीजों को लेकर के आना है। ठीक है, और तीसरा जो स्तर है वो क्या है, चिंतन का स्तर। चिंतन स्तर पर शिक्षण, चिंतन जो है अभी हमने क्या किया, याद रखा, याद रखने के बाद चीजों को समझा, और अब समझने के बाद क्या हुआ कि अपनी रुचि, अपने अनुसंधान या अपने धैर्य का प्रयोग, ठीक है, या फिर जो है अपनी समस्याओं को समझाने के लिए वैज्ञानिक रूप से अपने आप को तैयार करना, चिंतन करना, मनन करना, यानी कि ओवरऑल अब क्या करना है, अब आपको दिमाग लगाना है। इसको कह सकते हैं याद रखो, इसको कहते हैं समझ लो, इसको कहते हैं दिमाग लगाओ नई चीजें या नई समस्याओं के समस्या समाधान में। ठीक है, अगला जो आधार है
वो है शासन और प्रशासन के आधार पर, यानी शासन और प्रशासन के आधार पर कौन से जो है तरीके हो सकते हैं। शासन प्रशासन आधार, इस प्रकार में भी जो है आपका जो शिक्षण है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है एक तांत्रिक। इसमें क्या होता है कि शिक्षक है, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाएगा, जैसा शिक्षक बोलेगा सिर्फ उतना ही जो है पढ़ना है बच्चे को, जिस तरीके से सिखाना चाहेगा वैसे ही सीखना है। उसने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, उसने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ये तरीका कैसा हुआ, एक तांत्रिक। दूसरा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से तात्पर्य है कि अब लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग होगा। लोकतांत्रिक मूल्य मतलब अपनी बात कहने सुनने का सबको अधिकार है, तो टीचर भी अपनी बात को कहेगा सुनेगा और बच्चा भी जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा। अगर बच्चे के मन में कोई डाउट है तो वो टीचर से पूछ सकता है, उसके मन में कोई नया आइडिया आया तो वो टीचर से पूछ सकता है। यानी कि उसको जो है अब ये राइट्स है बच्चे को कि वो अपनी क्वेरीज या अपनी समस्याओं का समाधान टीचर से ले सकता है, जो चीज भी पूछना चाहे बच्चे को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं कि साइंस के टीचर से हिंदी की चीज पूछनी शुरू कर दो आप, ठीक है। तो साइंस पढ़ रहा है तो साइंस से रिलेटेड उसकी जो क्वेरीज हैं उनका सोल्यूशन भी लेगा। ये कैसा है, लोकतांत्रिक शिक्षण है, ठीक है। और तीसरा होता है स्वतंत्र शिक्षण। स्वतंत्र शिक्षण का मतलब बच्चे को जो है ना तो विद्यालय से मतलब है, वो कहीं से भी किसी भी तरह से कोई भी बुक लेकर के आए, सीखे, पढ़े, कोई भी टीचर उसके ऑप्शंस में हो। जैसे हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन भी ले रहे हैं, आप लोग इस समय स्वतंत्र शिक्षण कर रहे हैं। जिस भी टीचर की बात आपको समझ में आती है, मेरी समझ में तो आ ही रही होगी ऑब्वियसली, तो जिस भी टीचर की बात आपको समझ में आ रही है आप उस टीचर से जो है पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा है, स्वतंत्र शिक्षण का स्तर है, ठीक है। जो अंतिम आधार है यानी 5वां आधार, मैंने बताया था आपको 5 आधारों में है शिक्षण के प्रकार, तो अंतिम आधार है वो कौन सी है, शिक्षण व्यवस्था। शिक्षण व्यवस्था मतलब कि विद्यालय या जो संसाधन है वो किस प्रकार से जो है हमारे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार जो है हमें व्यवस्था देखनी है। तो पहला जो शिक्षण का प्रकार है वो है औपचारिक। औपचारिक का मतलब हो गया संस्थागत, यानी कि बच्चा जो है नियम, समय, पाठ्यक्रम इन सब चीजों में बंधा हुआ होगा, सारे उसके जो है उद्देश्यों में बंधा होगा, और इस तरह यानी कि जो विद्यालयी शिक्षा है वो आपकी कैसी है, औपचारिक। दूसरी जो है होती है अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब पत्राचार, यानी कि जब हम लोग जैसे बीए बीएससी वगैरह करते हैं तो एक रेगुलर होता है, एक प्राइवेट होता है, तो वो प्राइवेट वाला जो क्या है वो अनौपचारिक है, यानी कि इसमें जो है संस्थागत नियम नहीं है, संस्था में जो है बंधा हुआ व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ना ही कोई उद्देश्य निश्चित होता है, बच्चा जो चीज चाहता है, जैसे चाहता है वैसे ही जो है चीजों को सीखता रहता है। तीसरा जो तरीका है वो है निरौपचारिक। अभी मैंने जब आपको व्यापक अर्थ बताया था तो यही 3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो व्यापक अर्थ है वो शिक्षण का वो ये है कि इन तीनों घटकों का समावेश हो सकता है किसी भी शिक्षण में। तो जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें जो है क्या होता है कि इसका उद्देश्य तो औपचारिक होता है, यानी कि उद्देश्य निश्चित होता है, लेकिन माध्यम अनिश्चित होता है, यानी कि जिस भी माध्यम से या पाठ्यक्रम से यानी पढ़ना चाहता है, माध्यम या पाठ्यक्रम अनिश्चित होता है, यानी कि इन चीजों में जो है व्यक्ति जो है बंधा हुआ नहीं, वो किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकता है, किसी भी बुक का, किसी भी टीचर का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य निश्चित होता है कि वो क्या करने वाला है। जैसे मैंने बताया औपचारिक शिक्षा, साइंस पढ़नी है 10th क्लास की तो 10th क्लास का सिलेबस उठाएगा, उसके नियम, उसके प्रैक्टिकल्स जो भी करता जाएगा और बाद में जो है बोर्ड एग्जाम देगा और उसके बाद जो है एग्जाम क्लियर करेगा, वो हो गई औपचारिक शिक्षा। 10वीं क्लास की हमें जो है सपोज मैं बड़ा हो गया लेकिन 10वीं क्लास की मुझे साइंस पढ़नी है, मेरे नॉलेज में मैंने कोई बुक उठाई साइंस की और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई मतलब नहीं, वो सब क्या हो गया आपका अनौपचारिक शिक्षा हो गया। निरौपचारिक में क्या है, जैसे व्यक्ति पीएचडी करता है, पीएचडी करने में उसको एक जो है पॉइंट उसका जो है डेफिनेट हो जाता है कि उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च वर्क करनी है, तो उसका उद्देश्य तो निश्चित हो गया रिसर्च वर्क का कि इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, लेकिन अब उसके लिए जो माध्यम या पाठ्यक्रम वो कोई निर्धारित नहीं है,
वो कोई भी बुक उठाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट उठाएगा, किसी भी टीचर से या किसी भी शिक्षाविद से जा करके शिक्षा लेगा, किसी गाइड के अंडर में जो है काम करेगा, ये सब जो है अनिश्चित होता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, फाइनली उस टॉपिक पे थीसिस लिखना जो है उसका उद्देश्य है, जो कि जो है उसके उद्देश्य को पूरा कर सकता हो। ठीक है, ये तो रहे शिक्षण के प्रकार। अब बात कर लेते हैं शिक्षण की प्रकृति। यानी कि एक जो निश्चित या अच्छा प्रशिक्षण होता है उसे हम किस प्रकार से देखेंगे कि यह शिक्षण जो है हमारा अच्छा शिक्षण है। तो सबसे पहला क्या है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। कैसी है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। यानी कि क्या होता है, ये परस्पर चीजों को देखते हुए, अपने परिवेश को समझते हुए या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हुए जो है ये प्रक्रिया जो है हमारी निरंतर चलती रहती है। ठीक है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। यानी कि जो ज्ञान है वो तो हमारा वैज्ञानिक होता है, जो भी ज्ञान है। ठीक है, कोई भी विषय है तो वो अपने आप में जो है वैज्ञानिक होता है, उसके अपने पर्टिकुलर नियम टेक्निक्स होते हैं। और कला कैसे है कि ये टीचर्स की जो है टीचिंग स्किल्स यानी कि उनके कौशलों पर आधारित होता है। यानी कि कोई टीचर जब चीजों को कहता है, अपनी बात को समझाता है, वो कितने अच्छे तरीके से सिखाता है, वो क्या है, उसकी कला है। तो जो शिक्षण का कार्य है वो कला भी है, अध्यापक के कौशल देखता है, और विज्ञान भी है, वो विषय वस्तु के नियमों और उनके जो है टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है, यह विकासात्मक प्रक्रिया है। यानी कि जो शिक्षण कार्य होगा उससे हमारा कोई ना कोई या किसी ना किसी तरीके का विकास हो रहा होगा। चौथा पॉइंट है कि यह एक सतत प्रक्रिया। मैंने बताया आपको कि शिक्षण कार्य या सीखना कभी भी बंद नहीं होता। यानी कि आपका स्कूल ओवर हो सकता है, आप इंटर पास करके जो है स्कूल छोड़ सकते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप अपना कॉलेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षण कार्य आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं, ये सतत प्रक्रिया है, ये आपके जीवन पर्यंत जो है चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण की प्रगति क्या है, यह दिशा निर्देशन पर आधारित होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो निर्देशन की प्रक्रिया है ये शिक्षण, यानी कि निर्देशन जो है, निर्देश उसमें दिए जाएंगे। छठवां क्या है, शिक्षण त्रिध्रुवीय होगा। त्रिध्रुवी मैंने आपको बताया कि शिक्षण में जो है वो वाले नहीं, तीन ध्रुव जो अभी मैंने बताए थे। ये देखिए इसमें क्या है कि शिक्षण जो है उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा। ठीक है, अनुभवों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, और क्या होगा, शिक्षण कार्य के उपरांत व्यवहार परिवर्तन भी होगा। अगर ये तीनों चीजें हैं, यानी कि कोई शिक्षण कार्य चल रहा है, उसका एक निश्चित उद्देश्य हो, अनुभव हो और उससे जो है क्या हो, व्यवहार परिवर्तन हो, तब वो एक कंप्लीट शिक्षण की श्रेणी में आना चाहिए। तो इसी को हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, उद्देश्य सहित एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक सामाजिक व व्यावसायिक प्रक्रिया है। यानी कि हमें सामाजिक मूल्यों को पढ़ना है, सामाजिक मूल्यों से जो है अपना जो है व्यवहार परिवर्तन करना है उसी हिसाब से। और दूसरा क्या है, व्यवसाय के प्रति भी जागरूक रहना है। ऐसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए, ऐसा शिक्षण कार्य होना चाहिए जो आपको रोजगार के अवसर प्रदान करे या आपको आपके जो है उत्तरोत्तर विकास में जो है एक जो है हेल्पफुल नेचर शो करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिक्षण का मापन किया जा सकता है। ऐसा शिक्षण होना चाहिए जिसको हम माप सकते हैं या जिसका मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि मापन भी एक इसका एक कंस्ट्रेंट है, मापन भी किया जा सके। ठीक है, और शिक्षण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक
दोनों होना चाहिए। तीसरा एक पॉइंट और मैंने जोड़ दिया था उस पे, वो कौन सा होना चाहिए, निरौपचारिक भी होना चाहिए, यानी तीनों तरीके का जो है शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही शिक्षण की प्रकृति के बारे में। अब शिक्षण के कार्यों के विषय में बात कर लेते हैं कि शिक्षण एक्चुअली करता क्या है किसी व्यक्ति के जो है विकास में, या बच्चों के जो है ज्ञान प्रदान करने में क्या कार्य कर सकता है। तो हम बात कर लेते हैं शिक्षण के कार्यों की। तो शिक्षण का कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। पहला कार्य क्या है इसका, ये किसी कक्षा को क्या करता है, संगठित करता है और व्यवस्थित करता है। शिक्षण जो है कार्य किसी एटमॉस्फेयर को कह सकते हैं हम, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। तो संगठित और व्यवस्थित जो है आपकी कक्षा होती है शिक्षण के कार्य में। दूसरा क्या हो सकता है, सीखने की परिस्थिति का निर्माण होता है, यानी एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होता है उसका। एनवायरमेंट यानी भाषाई, जैसे हम भाषा सीख रहे हैं तो भाषाई परिवेश का निर्माण होता है। तो सीखने के परिवेश का निर्माण। तीसरा पॉइंट क्या है कि विषय वस्तु का विश्लेषण होता है इसमें। यानी कि हम जो है चीजों को डिटेल में जो है सीखते हैं। शिक्षण में, शिक्षण के साथ साथ हमें क्या मिलती है, किसी चीज को सीखने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी होती है, यानी कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छे से सीख सकता है, किसका मानसिक विकास कैसा है। तो व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी हमें जो है किससे मिलती है, शिक्षण के कार्य से मिलती है। जब हम चीजों को पढ़ाएंगे और मूल्यांकन करेंगे तब देखेंगे कि जो है क्या होगा, बच्चा कोई जल्दी सीख रहा होगा, कोई देर से सीख रहा होगा। तो ऐसे भी जो व्यक्तिगत भिन्नता की भी जानकारी हमें कौन देता है, शिक्षण का कार्य देता है। ठीक है, अब क्या होता है, चीजों को सीखने में शिक्षण का कार्य क्या करता है, समस्या का निदान करता है। समस्या का निदान के लिए भी शिक्षण जो है अति आवश्यक है। ठीक है, फिर क्या होता है, सामान्य जो है सामान्य व्यक्ति को जो है क्या आती है, सृजनात्मकता आती है। चीजों को व्यक्ति सृजन कर सकता है, नई नई चीजों को डेवलप कर सकता है। तो सृजनात्मकता लाने के लिए भी शिक्षण कार्य आवश्यक है। ठीक है, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आता है वो क्या होता है, प्रारंभिक में जो है, प्रारंभ में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। इसके बाद जब वो चीजों को सीख लेता है, जैसे मान लीजिए कोई कहानी हमने बच्चे को पढ़ाई, उस कहानी से पहले बच्चा उद्दंड था और क्या किया, उस कहानी से जो है उसने शिक्षा ली, प्रेरणा ली। तो उसका जो प्रारंभिक व्यवहार था, प्रारंभिक व्यवहार से लेकर के उसके व्यवहार परिवर्तन तक कौन जिम्मेदार होता है, शिक्षण। ठीक है, शिक्षण ही जिम्मेदार है उसके व्यवहार परिवर्तन के लिए। और शिक्षण का कार्य क्या हो सकता है, पाठ्यक्रम की सामग्री तैयार करना। ठीक है, विश्वास बनाना, आत्मविश्वास बनाना, उसके दिमाग में जो है उसके ब्रेन को जो है बढ़ाना। ठीक है, उसकी समस्याओं को जो है समाधान करने की जो है शक्ति देना। और क्या कार्य करता है शिक्षण, मूल्यांकन का कार्य करता है। फाइनली जो चीज हमने सिखाई है, पढ़ाई है, ठीक है, वो कैसा जो है जा रहा है, उसने कैसा सीख लिया है, उसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। वो कौन देता है, वो शिक्षण का कार्य देता है। अब बात करते हैं शिक्षण की विशेषता की। शिक्षण की विशेषता क्या है, जो हमने अभी शिक्षण के कार्य पढ़े यही उसकी विशेषता भी है। ठीक है, हम जो है पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है शिक्षण का एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होता है। ठीक है, ये प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है, यानी कि जो चीज हमने सिखाई बच्चा जो है उस पर क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, चीजों को सीखता है और फिर उसको जो है अनुप्रयोग करता है। ठीक है, और क्या करता है शिक्षण, इसकी विशेषता क्या है, ये उद्देश्य के प्रति छात्रों की जो है रुचि को बढ़ाता है। एक अच्छा शिक्षण होता है तो बच्चा जो है क्या होगा, चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ सीखने के लिए अपनी रुचि को बढ़ाएगा। ठीक है, ये बच्चों में नेतृत्व और उत्तरदायित्व की भावना को भी विकसित करता है। ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना भी सिखाता है।
जैसे हमें किसी चीज की जानकारी है, हम यहाँ उत्तर भारत में रह रहे हैं, दक्षिण भारत में जाना, हमें अपने आप को ढालना है, तो उसके अनुसार जो क्या एडाप्टेशन भी हमें किसके अनुसार आती है, जो ज्ञान हमने शिक्षण के माध्यम से लिया है, जो चीजें सीखी है, वहां से कैसे बात करना है, वहां कैसे रहना है, वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो उसके अनुसार जो है अपने अपने आप को अनुकूलित करना भी कैसे आता है, शिक्षण से ही आता है। ठीक है, शिक्षण कार्य ध्यान केंद्रण भी सिखाता है, अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए भी शिक्षण का कार्य जो है करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी शिक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो रही है, बच्चे जो है बार बार जो है गलतियां भी कर रहे हैं, तो उनके निस्तारण में भी एक अच्छा शिक्षण बहुत ज्यादा काम आता है। मापन और मूल्यांकन के लिए बच्चे ने कितना सीखा, कितना जो है उसके अंदर जो है ज्ञान अर्जन हुआ, या ज्ञान को कितना वो आत्मसात करके अनुप्रयोग कर पा रहा है, वो सभी चीजें जो है एक अच्छे शिक्षण की विशेषताओं में आता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि 3 आयाम मैंने बताए हैं आपको, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, तीनों को अपने आप में ईमानदार रहना जरूरी है। शिक्षक एक ईमानदारी से पढ़ाए, बहुत अच्छे से जो है चीजों को पहले जो है खुद से तैयार करे, फिर बच्चों को पढ़ाएगा, और जो है जब बात आती शिक्षार्थियों की, तो वो भी जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, घर पे भी जो है उसको जो है होमवर्क करेंगे, होमवर्क करने के बाद उसको जो है जो भी क्रियाकलाप दिए जा रहे हैं उन सभी क्रियाकलापों को अच्छे से करेंगे। ठीक है, और पाठ्यक्रम भी जो है एक अच्छे सीक्वेंस में, एक अच्छे नियमों में बंधा हुआ, और सभी चीजें जो है एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाने वाली होनी चाहिए। तो ये तो रही जो है विशेषताएं आपकी जो है शिक्षण की, कि एक अच्छा शिक्षण कैसा हो सकता है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं शिक्षण के घटक की। तो शिक्षण के घटकों, या फिर जो है मैंने कह सकते हैं चर, शिक्षक के घटक या चर कौन कौन से हैं, तो 3 घटक मुख्यतः जो है होते हैं। एक तो होता है आपका स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर, और तीसरा जो होता है वो होता है हस्तक्षेप चर। तो भाई स्वतंत्र चर कौन है, 3 आयाम है, तीनों आयामों में से स्वतंत्र चर कौन है, कौन फ्री है चीजों को करने के लिए, तो वो होता है आपका शिक्षक। यानी कि शिक्षक थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ कम महसूस करता है, वो अपनी टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से मुक्त होकर के, या अपने वातावरण को जो है बिल्कुल मुक्त होकर के बना सकता है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। आश्रित चर में आ जाता है आपका विद्यार्थी, क्योंकि उसे ही सारी चीजें ग्रहण करनी है, वो आश्रित है चीजों को सीखने के लिए, किस पर, शिक्षक पर या फिर पाठ्य वस्तु पर। हस्तक्षेप चर में जो है आपका आ जाता है पाठ्य वस्तु में, पाठ्य वस्तु, टीएलएम, ये जो भी चीजें हैं वो हस्तक्षेप चर में आ रही हैं, वो दोनों को जो है दोनों से इंटरेक्ट करती हैं, दोनों के कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं, यानी कि जो है जो पाठ्य वस्तु है वो दोनों के लिए जो है अच्छे से एप्लीकेबल है। अब इन घटकों के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला कार्य होता है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य कौन सा है भाई, चीजों को जो है, समस्याओं को जानना, उनका विश्लेषण करना। ठीक है, प्रारंभ में बच्चे का व्यवहार क्या है, प्रारंभ में उसका स्तर क्या है, उसको मापना। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता को जो है देखना, कौन सा बच्चा की उसकी जो है क्या क्या जो है समस्याएं हैं, या फिर किस तरह से जो है उनका मानसिक स्तर जो है अलग अलग है, या कैसे उनका व्यवहार अलग अलग है, उन सब चीजों को देखना। फिर उनके कार्यों का विश्लेषण करना, यानी कि अब हमें क्या क्या कार्य किस तरह से जो है करने हैं, वो सारा विश्लेषण आपका निदानात्मक कार्य में आ जाता है। अगला जो कार्य है वो उपचारी कार्य है। उपचारी कार्य यानी कि रिमेडियल जो वर्क है, रिमेडियल वर्क में क्या होता है, शिक्षण कौशल को जो है हमें जानना होता है, शिक्षण कौशल अपनाने होते हैं, व्यवहार परिवर्तन कराना होता है। ठीक है, और पृष्ठ पोषण की विधियां भी जो है आपकी उपचारी कार्यों में आ जाती हैं। तीसरा कार्य जो इंपॉर्टेंट है वो है मूल्यांकन, यानी कि बच्चे ने जो सीखा है उसका मूल्यांकन करना भी अति आवश्यक है। हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चे ने क्या सीखा है और कितना सीखा है, सीखने के बाद जो है उसमें और क्या कमियां रह गई हैं उनको भी सीखना है। तो जो आपका मूल्यांकन का कार्य है वो उनका जो है आकलन करता है कि बच्चे के अंदर ज्ञान कितना गया है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं शिक्षण की आवश्यकता एवं उसके महत्व के विषय में। तो शिक्षण की आवश्यकता क्या है? शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है, तो ये ज्ञान प्रदान करने के लिए जो है आवश्यक है, व्यवहार और मनोवृत्ति में जो है परिवर्तन के लिए आवश्यक है, वर्तमान और भावी जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। यह निर्देशन के लिए या अनुदेशन के लिए कह लें एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, सूचनाओं को जो है प्राप्त करने के लिए भी हमें जो है एक अच्छे शिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता को विस्तारित रूप देने के लिए भी शिक्षण आवश्यक है, और जीवन के अनुभवों को बढ़ाने के लिए, जीवन के अनुभवों को भविष्य में अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए भी एक अच्छा शिक्षण अनिवार्य होता है। तो आज तो हमने बात कर ली शिक्षण किस तरह का होता है, कितने प्रकार हैं उसके, उसका महत्व क्या है, शिक्षण की विशेषता क्या है, शिक्षण के घटक कौन कौन से हैं, और शिक्षण की जो है विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सारी चीजें जो है हमने आज जान ली। तो आज थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो गया है, तो इनका जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम शिक्षण सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत और अभ्यास प्रश्न, इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न हैं वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो है इस चैनल का लाभ सभी लोग उठा सकें। धन्यवाद।